मैपी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अमृत उपाध्याय। आइए जल्दी से देखते हैं पिछली क्लास में हम कहां पर थे और आज की क्लास में क्या है खास। चलिए आगे बढ़ने से पहले अमृत उपाध्याय 007 टेलीग्राम पर मेरा पता है और अमृत उपाध्याय 007 इंस्टा पर, दोनों जगह पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। पिछली बार जो मैंने क्वेश्चन आपसे पूछा था, जहां पर हमने क्लास को छोड़ा था, वो क्वेश्चन ये था, एक तरफ दिया गया था देश और दूसरी तरफ दिया गया था समाचार में रहने का कारण। बोलीविया सफल सैन्य तख्तापलट, म्यांमार जातीय सशस्त्र समूह और सेना के मध्य लड़ाई, बहरीन ईरान के साथ राजनीतिक संबंधों को तोड़ने का फैसला, कितने सही सुमेलित हैं, ये पूछा गया था। और ये क्वेश्चन हमने क्यों फ्रेम किया है, ये करंट अफेयर्स बेस्ड क्वेश्चन है, लेकिन इसलिए फ्रेम किया है कि 2024 में यूपीएससी ने एक सवाल पूछा था। इसको देखिए, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए, एक तरफ देश और दूसरी तरफ समाचार में रहने का कारण। तो इसको डील करेंगे, पहले उस वाले प्रश्न को डील करते हैं। देखिए, बोलीविया के बारे में आपने जरूर पढ़ा होगा कि यहां सैन्य तख्तापलट की कोशिश हुई थी। बोलीविया की सेना ने वहां की राजधानी पर कब्जा करने की कोशिश की, ला पाज पर, लेकिन वहां जब सेना पहुंची तो नागरिकों ने विद्रोह कर दिया और इस वजह से ये तख्तापलट सफल नहीं हो पाया था। तो सैन्य तख्तापलट की कोशिश हुई थी लेकिन ये सफल नहीं था, इसलिए ये स्टेटमेंट तो गलत है। म्यांमार के बारे में आपको पता है कि 2021 में वहां पर मिलिट्री कूप हुआ और वहां सैन्य तख्तापलट हुआ। उसके बाद से लगातार एक गृह युद्ध जैसी स्थिति है और वहां की जो जातीय सशस्त्र समूह है और जो लोकतंत्र के समर्थक ग्रुप्स हैं, उनके बीच और सेना के बीच लड़ाई चल रही है लगातार। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। तीसरा है बहरीन, ईरान के साथ राजनीतिक संबंधों को तोड़ने का फैसला। अब यहां पढ़ने में बड़ी सावधानी बरतनी पड़ेगी। करंट अफेयर्स के न्यूज में आपने जरूर पढ़ा होगा कि बहरीन और ईरान के बीच करीब 8 साल बाद राजनीतिक संबंधों को बहाल किया गया है। सऊदी और ईरान के बीच तनाव की वजह से बहरीन ने अपने राजनीतिक संबंध 2016 में ईरान से तोड़ लिए थे। तो 2016 में तोड़े थे और अब इसे दोबारा बहाल किया गया है, ये न्यूज़ थी। और इस वजह से यहाँ स्टेटमेंट उल्टा दिया गया है कि ईरान के साथ राजनीतिक संबंधों को तोड़ने का फैसला नहीं बल्कि फिर से बहाल करने का फैसला हुआ। ये स्टेटमेंट गलत हो जाता है। तो पूछा गया है कितने युग्म सही सुमेलित हैं। ऐसे सवालों में भी ध्यान रखिए, आपसे ये नहीं पूछ रहा है कौन सा कथन सही है, बल्कि कितने युग्म सही हैं। तो इसमें केवल एक इसका आंसर होगा, यानी सिर्फ दूसरा युग्म सही है, इसलिए केवल एक इसका सही उत्तर होगा। अब यूपीएससी ने जो सवाल पूछा, अर्जेंटीना सबसे खराब आर्थिक संकट के दौर से गुजर रहा था और ये लगातार खबरों में था, इसलिए ये सवाल फ्रेम किया गया है। तो अर्जेंटीना सबसे खराब आर्थिक संकट के दौर से गुजर रहा था और इसीलिए ये न्यूज़ में था। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। सूडान के बारे में बात करें तो वहाँ देश की नियमित सेना और अर्धसैनिक बलों के मध्य युद्ध की स्थिति थी। तो ये भी बिल्कुल ठीक है, ये भी करंट अफेयर्स में था। तुर्की की बात करें तो नाटो की अपनी सदस्यता निरस्त कर दी, ये लिखा हुआ है और यहीं पर सावधानी बरतनी है। निरस्त नहीं की थी बल्कि नाटो में स्वीडन और फिनलैंड की सदस्यता का विरोध किया था। तो विरोध किया था लेकिन सदस्यता छोड़ी नहीं थी। तो तुर्की वाला स्टेटमेंट गलत हो जाता है। इस तरह से कितने सही सुमेलित हैं इसमें, केवल 2 युग्म। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि P2I का लॉन्ग टर्म बैच, फाउंडेशन बैच, नवंबर में मॉर्निंग में 8 बजे शुरू हो रहा है और 34,999 रुपये में ये उपलब्ध है। अगर आप फैकल्टी कोड का इस्तेमाल करते हैं, यहाँ अगर आप चाहें अमृत लाइव कोड यूज़ कर सकते हैं। बैच के बारे में ज़्यादा जानकारी के लिए नीचे एक लिंक दिया गया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उस पर जाइएगा, उसको क्लिक कीजिएगा, उसमें व्यू PDF देखिएगा, सारे फीचर्स उसमें लिखे हुए हैं, सावधानी से उसको पढ़ लीजिएगा। इसी तरीके से नवंबर का P2I का फाउंडेशन बैच, दोनों में अंतर है, वो लॉन्ग टर्म बैच है और ये P2I का फाउंडेशन बैच है। तो नवंबर में हिंदी माध्यम के लिए ये बैच शुरू हो रहा है। 25 नवंबर से ही दोनों बैच शुरू हो रहे हैं और मॉर्निंग है, यानी सुबह 8 बजे का बैच है। इसके बारे में भी सेम तरीके से आप जाइए इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो के, और वहाँ एक लिंक है, उसको क्लिक कीजिएगा तो आपको सारी जानकारी मिलेंगी, सारे फीचर्स मिलेंगे। अमृत लाइव कोड यूज़ कर सकते हैं आप। ठीक है, चलिए हमने सी दिस वीक में क्या क्या चीज़ें देख ली हैं। भाई हमने भूमध्य सागर देख लिया था 2 एपिसोड पहले, फिर हमने
ब्लैक सी देख लिया, काला सागर देख लिया, आज हम देखेंगे जापान सागर को। जापान सागर की पोजीशन क्या है? ये पैसिफिक ओशन है, आपको पता है, यहां पर जापान सागर है। ठीक, जापान सागर के लिए एक और टर्म बहुत प्रचलित है, ईस्ट सी या फिर पूर्वी सागर। इसके नामकरण को लेकर बहुत ज्यादा विवाद रहा है। 1992 में, 1992 में संयुक्त राष्ट्र का एक सम्मेलन हुआ था। किस लिए हुआ था? भौगोलिक नामों के मानकीकरण को लेकर। और इसमें यह विवाद उठा था किसकी तरफ से? नॉर्थ कोरिया की तरफ से। नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया, इन्होंने जापान सागर नाम होने पर अपनी आपत्ति जाहिर की थी। जाहिर सी बात है ना कि यह जापान देश के नाम पर रखा गया है। तो साउथ कोरिया चाहता था कि इसका नाम पूर्वी सागर हो, और नॉर्थ कोरिया चाहता था कि इसका नाम कोरियाई पूर्वी सागर हो। तो आप कहीं भी देखेंगे इसके दो नाम दिखते हैं, एक तो सी ऑफ जापान सबसे फेमस, और या फिर इसी को ईस्ट सी भी कहते हैं, पूर्वी सागर भी कहते हैं। तो कभी क्वेश्चन में आए तो कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, चलिए देखिए, ये है सी ऑफ जापान। सी ऑफ जापान के बाउंड्रीज की अगर बात करेंगे तो इसके एक तरफ तो जापान है, जिसके नाम पर इसका नाम पड़ा है सी ऑफ जापान, होकाइडो। ठीक है, होन्शु। इसके पूर्व की अगर बात करें तो होकाइडो और होन्शु आपको दिख रहे हैं। जापान अलग अलग द्वीपों का एक समूह है पूरा। तो उत्तर की बात करें तो सखालिन द्वीप है, जो कि रूस के अंदर है, रूस के कंट्रोल में है, ध्यान रखिएगा। पूर्व में होकाइडो और होन्शु। दक्षिण की तरफ देखेंगे आप तो यहां क्यूशु है, छोटा सा क्यूशु, शिकोकू। ठीक है, ये कोरियन पार्ट। और अगर पश्चिम में देखेंगे तो मेनलैंड रशिया का, रूस, और यहां नॉर्थ कोरिया। ध्यान रखिए, चीन बाउंड्री साझा नहीं करता सी ऑफ जापान से, तो रूस और नॉर्थ कोरिया हो जाएंगे। ठीक है, इधर साउथ कोरिया है। तो ये इसकी बाउंड्रीज हो गई। अब बहुत सारे इसमें स्ट्रेट्स हैं जिनको आपको याद रखना चाहिए। कौन कौन से स्ट्रेट है? सबसे ऊपर तो ततर स्ट्रेट है, ततर, और यहां पर ओखोटस्क सागर है। यानी सी ऑफ जापान से अगर ओखोटस्क जाना हो तो एक तो ततर स्ट्रेट हो गया, दूसरा लैपेरोज स्ट्रेट है। सखालिन के बाद जब नीचे दक्षिण में देखेंगे तो सखालिन और होकाइडो के बीच में लापेरोज स्ट्रेट है। इन दोनों के जरिए आप ओखोटस्क सागर में जा सकते हैं सी ऑफ जापान से। ठीक है, ततर स्ट्रेट से और लापेरोज स्ट्रेट से। फिर होकाइडो के दक्षिण में देखेंगे तो सुगारू स्ट्रेट, जिसके जरिए आप प्रशांत महासागर में चले जाएंगे, सी ऑफ जापान से कनेक्ट हो जाएगा। फिर यहां क्यूशु के नॉर्थ में, ये आपको दिख नहीं रहा होगा, मैं थोड़ा छोटा करने की कोशिश करता हूं। ये है क्यूशु। ठीक है, क्यूशु और शिकोकू के बीच में यहां एक स्ट्रेट है जिसका नाम है कानमोन स्ट्रेट। तो सी ऑफ जापान से जापान के आंतरिक सागर में अगर कनेक्टिविटी की बात करें तो कानमोन स्ट्रेट इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है।
फिर यहां देखिए इस वाले पार्ट में, ये बीच में है सुशिमा, सुशिमा द्वीप है एक, ठीक है, जापान का। इसके इधर साउथ कोरिया है और इधर क्यूशू है। कोरिया और सुशिमा के बीच में कोरिया स्ट्रेट है, और सुशिमा और क्यूशू के बीच में ये कोरिया स्ट्रेट है और ये सुशिमा स्ट्रेट है, और बीच में यहां सुशिमा है। तो इसको लिख लीजिए कोरिया स्ट्रेट, और ये है सुशिमा स्ट्रेट। समझ गए? क्यूशू और साउथ कोरिया के बीच में है सुशिमा, जापान का। साउथ कोरिया और सुशिमा के बीच में जो स्ट्रेट है, ऑब्वियसली ये सी ऑफ जापान है, और ये है ईस्ट चाइना सी, ठीक है, ईस्ट चाइना सी, ये वाला। तो ईस्ट चाइना सी से सी ऑफ जापान को कनेक्ट करने वाले जो स्ट्रेट्स हैं यहां, वो दो हैं, एक कोरिया स्ट्रेट और दूसरा ये सुशिमा स्ट्रेट, ठीक। तो ये भी आपको याद रखना है। चलिए, आपको जो मैप मिलेगा उसमें ये सारे स्ट्रेट्स लिखे हुए हैं, जैसे यहाँ ततर स्ट्रेट, ठीक है, लापेरोज स्ट्रेट, सुगारू स्ट्रेट, ठीक, यहाँ पर सुशिमा और कोरियन स्ट्रेट, कॉनमैन स्ट्रेट यहाँ पर, कॉनमान। उसके बाद आप देखेंगे कि सी ऑफ जापान में 3 बेसिन हैं, गहरे पानी के बेसिन्स बने हुए हैं। तो नॉर्थ में आपको दिखता है जापान बेसिन, फिर साउथ में देखेंगे सुशिमा की तरफ तो सुशिमा बेसिन, जैसे सुशिमा स्ट्रेट है वैसे ही सुशिमा बेसिन है, और यहां एक बेसिन दिख रहे हैं यमाटो, यमाटो बेसिन। तो ये 3 बेसिन बने हुए हैं इसमें सी ऑफ जापान में, ठीक। चलिए, अब महत्वपूर्ण अगर बंदरगाहों की बात कर लें तो रूस का, यहां तक रूस है, रूस का व्लादिवोस्तोक, व्लादिवोस्तोक पोर्ट बहुत ही महत्वपूर्ण बंदरगाह है जो सी ऑफ जापान के तट पर है, ध्यान रखना है। इसी तरीके से एक पोर्ट है यहां नखोद का, साउथ कोरिया की बात करें तो हमहुंग और चोंगजिन 2 महत्वपूर्ण पोर्ट हैं साउथ कोरिया के सी ऑफ जापान पे। नॉर्थ कोरिया की बात करेंगे तो पुसान एक महत्वपूर्ण पोर्ट है। जापान की अगर बात करेंगे तो निगाटा, निगाटा और कोनजावा। तो हर देश, क्योंकि बाउंड्रीज इसकी लगती हैं रशिया से भी, नॉर्थ कोरिया से भी, साउथ कोरिया से भी, जापान से भी, तो इसलिए हर देश का के महत्वपूर्ण पोर्ट्स हैं, जिसमें व्लादिवोस्टोक जरूर आपने नाम सुना होगा, नखोद का, ये दोनों रशिया के हैं, चोंगजिन और हमहुंग ये नॉर्थ कोरिया के हैं। साउथ कोरिया में पुसान, मैंने शायद अभी उल्टा बोल दिया था, नॉर्थ कोरिया ऊपर है ऑब्वियसली, साउथ कोरिया नीचे है। साउथ कोरिया में पुसान, नॉर्थ कोरिया में हमहुंग और चोंगजिन, और जापान की अगर बात करें तो निगाटा और कोनजावा, ये सारे पोर्ट्स हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन देख लेते हैं। ये आप समझ रहे होंगे कि ये प्रशांत महासागर का ही एक मार्जिनल सी है, सी ऑफ जापान। तो प्रशांत महासागर का, प्रशांत का ही सीमांत सागर है, ठीक। एक तरफ दिया गया है वाटर बॉडी, दूसरी तरफ दिया गया है कि लोकेशन क्या है, अवस्थिति क्या है।
अदन की खाड़ी, गिनी की खाड़ी, हडसन की खाड़ी, हिंद महासागर के उत्तर में, प्रशांत महासागर के दक्षिण में, अटलांटिक महासागर के उत्तर में। और कह रहा है कि युग्मों में से कितने सही सुमेलित हैं। तो अदन की खाड़ी देख लेते हैं। ये जो आपको मैप मिलेगा इसमें जितनी खाड़ियां हैं और स्ट्रेट्स हैं इसके बारे में बताया गया है। तो अदन की खाड़ी यहां पर है, गल्फ ऑफ अदन, ठीक है, यानी कहां है ये? इंडियन ओशन में है, हिंद महासागर के उत्तर में है। यही तो बोल रहा है, हिंद महासागर के उत्तर में अदन की खाड़ी, तो ये बिल्कुल ठीक है। गिनी की खाड़ी प्रशांत महासागर के दक्षिण में। ध्यान रखिए, गिनी की खाड़ी प्रशांत महासागर के दक्षिण में नहीं है बल्कि साउथ अटलांटिक ओशन के पूर्व में, ठीक है। तो गिनी की खाड़ी कहां पर है? अटलांटिक महासागर में है, ना कि प्रशांत महासागर में, तो ये गलत हो गया। फिर हडसन की खाड़ी, यहां हम इसको पश्चिम भी कह सकते हैं और उत्तरी भी कह सकते हैं, अटलांटिक ओशन के उत्तर में, यानी नॉर्थ अटलांटिक ओशन में, तो ये भी सही है। तो 1 और 3 तो सही हैं, 2 गलत हैं, तो केवल 2 इसका सही उत्तर होगा। प्रश्न की भाषा भी पकड़नी है। अगला है, कभी कभी समाचारों में उल्लिखित शब्द डी या OU निम्नलिखित में से किनके बीच विवादित क्षेत्र है? रूस और जापान, जापान और दक्षिण कोरिया, चीन और फिलीपींस, या फिर जापान और चीन। इस नाम से नहीं घबराना है, ये बेसिकली जापान का सेनकाकू द्वीप है। सेनकाकू द्वीप का लोकेशन, सेनकाकू द्वीप, जापान इसको बोलता है सेनकाकू, ठीक है, और ये जापान के ही कंट्रोल में है। लेकिन इस पर दावा चीन और ताइवान भी करते हैं, और दोनों ने एक अलग अलग नाम रखा हुआ है। चीन इसको बोलता है दिया OU या दिया, चीन क्या कहता है इसको? ठीक है, और ताइवान कहता है इसको तियोयुताई। और तीनों ही इस पर अपना अपना दावा करते हैं। इसकी लोकेशन बहुत स्ट्रेटजिक है और ये एक निर्जन द्वीप है, बेसिकली यहां लोग रहते नहीं हैं, लेकिन संभावना है यहां पर तेल भंडार का, तो तीनों ही अपना अपना दावा करते हैं। दूसरा, ये शिपिंग लेन में है, ठीक है। तीसरा, मछली पकड़ने के लिए जो एरिया है उसके लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो किसके किसके बीच विवाद है? जापान और चीन के बीच विवाद है। ध्यान रखिए, ताइवान भी इस पर अपना दावा करता है, लेकिन यहां प्रश्न में जापान और चीन के बारे में बात की गई है, तो जापान और चीन इसका सही उत्तर है। चलिए, हाल में यह खबर आई थी, चाइना कोस्ट गार्ड कंडक्ट्स पेट्रोल ऑफ दिया OU आइलैंड्स, वही सेनकाकू है, तो चाइना के कॉन्टेक्स्ट में ये चाइना डेली की न्यूज़ है, तो दिया OU इसका नाम दिया गया है, ठीक है, डिस्प्यूटेड आइलैंड्स। अगला है, परमाणु खनिज अन्वेषण और अनुसंधान निदेशालय AMD ने कर्नाटक के मांड्या और यादगिरी जिलों में लिथियम संसाधनों की मौजूदगी का पता लगाया है। तो ये इंपॉर्टेंट है अपने आप में, लिथियम भंडार के हिसाब से। परमाणु खनिज अन्वेषण और अनुसंधान निदेशालय यानी AMD परमाणु ऊर्जा विभाग की एक घटक इकाई है, यह भी आपके लिए इंपॉर्टेंट जानकारी है। यह संस्थान छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले के कुछ हिस्सों के भूगर्भीय क्षेत्रों में लिथियम की खोज कर रहा है। कोरबा में ऑलरेडी एक ब्लॉक नीलाम कर दिया गया है लिथियम के खनन के लिए, वहां खनन का कार्य शुरू हो रहा है, और बाकी उसके आसपास के जो ब्लॉक्स हैं उसमें अन्वेषण चल रहा है कि यहां भी लिथियम के भंडार होने की संभावना है। तो लिथियम जहां भी आए, आपको पता है जो रिचार्जेबल बैटरीज बनती हैं उसमें लिथियम का प्रयोग सबसे ज़्यादा होता है, और ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर कर्नाटक की बात करें तो देखिए, यादगिरी ये उत्तरी कर्नाटक में है, या अगर आ जाए उत्तर पूर्वी कर्नाटक में तो उत्तर पूर्वी कर्नाटक भी सही है।
और मांड्या ये दक्षिण में है, ये भी ध्यान रखिएगा, कई बार स्टेटमेंट्स ऐसे भी आ जाते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें इसके बाउंड्रीज की, कर्नाटका के बाउंड्रीज की, तो यहां देखिए, यहां पर है गोवा, ये पूरा है महाराष्ट्र, ठीक, इधर तेलंगाना, ठीक है, यहां तक आंध्र प्रदेश, फिर तमिलनाडु, और ये हिस्सा जो है ये है केरल, ये वाला जो हिस्सा है ये अरब सागर से लगा हुआ है। तो बाउंड्री में क्या क्या है, यहां गोवा, फिर महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और केरल, और ये कोस्ट वाला हिस्सा जो है अरब सागर से लगा हुआ है, ये ध्यान रखिए। नदियों की अगर बात करें तो देखिए, एक महत्वपूर्ण नदी है भीमा, भीमा निकलती है भीमशंकर पर्वत से, श्रेणी से। कहां है भीमशंकर? महाराष्ट्र में भीमा निकलती है। फिर है कृष्णा, कृष्णा निकलती है, आपको पता ही है, महाबालेश्वर से, महाराष्ट्र में, ठीक। कृष्णा नदी की ही सहायक नदी है भीमा, यह भी ध्यान रखना है, भीमा जाकर कृष्णा में मिल जाती है। एक और महत्वपूर्ण नदी है तुंगभद्रा, तुंगभद्रा, ये हो गया कृष्णा, ये है भीमा, ठीक। तुंगभद्रा निकलती है कुद्रेमुख से, कर्नाटका से ही, बाबा बुदान हिल्स से, और तुंगभद्रा भी जाकर मिल जाती है कृष्णा में, ठीक है। तो कृष्णा की ये दोनों सहायक नदी हैं, भीमा और तुंगभद्रा। और एक महत्वपूर्ण नदी है कावेरी, ब्रह्मगिरी पहाड़ी से निकलती है, कर्नाटका में। और ये सारी नदियां कहां जाकर गिरती हैं? भीमा और तुंगभद्रा कृष्णा में मिलती हैं, और कृष्णा जाकर बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है, ठीक है। कावेरी भी बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है, तो ये याद रखना है आपको। चलिए, अब देखिए, यहां पर है बेंगलुरु का पठार, पठार, और ये है कर्नाटक पठार। यानी दक्षिण पूर्व में है बेंगलुरु पठार और दक्षिण पश्चिम में है कर्नाटक पठार। कर्नाटक पठार यहां देखेंगे बाबा बुदान हिल्स है, जो कि बहुत फेमस है लौह अयस्क के लिए, बाबा बुदान हिल्स लौह अयस्क के लिए जाना जाता है। और कुद्रेमुख सेकंड हाईएस्ट चोटी है कर्नाटक की, सेकंड हाईएस्ट। फर्स्ट हाईएस्ट जो है, सबसे ऊंची कर्नाटक की चोटी, वो भी यहीं पर है, इस पोजीशन पर, जिसका नाम है मुल्लयानगिरी, ठीक है। और सेकंड में कुद्रेमुख, कुद्रेमुख भी लौह अयस्क, बाबा बुदान और कुद्रेमुख ये लौह अयस्क के खनन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये सारी जानकारी आपको कर्नाटका के बारे में हो गई। चलिए, अब सवाल आया है कि राजस्थान, बिहार और आंध्र प्रदेश में स्थित प्रमुख माइका बेल्ट, अबरख बेल्ट देश में लिथियम संसाधनों के लिए संभावित भूगर्भीय क्षेत्र हैं। ध्यान रखिए,
संभावित हैं। हाल ही में किए गए एक प्रारंभिक सर्वेक्षण में हिमाचल प्रदेश में सतही यूरेनियम, सरफेस यूरेनियम की मौजूदगी की पहचान हुई है। और यहां कह रहे हैं कौन सा या से सही है, तो इसका मतलब आपको यहां बताना है केवल एक का मतलब ये युग्म वाला सवाल नहीं है, केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, न तो एक और नहीं दो। देखिए, हाल ही में केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने राज्यसभा में एक सवाल का जवाब दिया था। लिखित जवाब में उन्होंने बताया कि कर्नाटका में जो मांड्या है और यादगिरी, यहां पर लिथियम की संभावना है, संभावित क्षेत्र है, खोज की जा रही है। He emphasized that AMD is actively exploring potential geological domains for lithium in other parts of India, including कोरबा डिस्ट्रिक्ट इन छत्तीसगढ़, जहां ऑलरेडी खनन हो रहा है और बाकी ब्लॉक्स खोजे जा रहे हैं। एडिशनली मेजर माइका बेल्ट्स यानी अब्रख के बेल्ट कहां कहां, राजस्थान, बिहार और आंध्र प्रदेश, तो ये याद रखना है आपको। एज वेल एज पेग्माटाइट बेल्ट्स ओडिशा, छत्तीसगढ़ और कर्नाटका में आर बीइंग इन्वेस्टिगेटेड फॉर देयर लिथियम पोटेंशियल। इसका मतलब यह हुआ कि छत्तीसगढ़ में कोरबा के आसपास के जो ब्लॉक्स हैं, उसके अलावा जो अबरख बेल्ट है बिहार, राजस्थान और आंध्र प्रदेश का, इसमें भी संभावना है, इन्वेस्टिगेट किया जा रहा है लिथियम भंडार के लिए। और पेग्मेटाइट बेल्ट उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और कर्नाटका के, इसमें भी इन्वेस्टिगेट किया जा रहा है लिथियम भंडार के लिए। आगे लिखता है कि इन अ रिलेटेड डेवलपमेंट AMD's प्रिलिमिनरी सर्वे इन हिमाचल प्रदेश हैज लेड टू द आइडेंटिफिकेशन ऑफ सरफेस यूरेनियम occurrences इन मसानबल, हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट। तो हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर जो जिला है वहां पर मसानबल में संभावना है सतही यूरेनियम की, सर्वे के दौरान ये पाया गया। तो ये अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ है और इसी के आधार पर ये दोनों स्टेटमेंट्स हैं, दोनों स्टेटमेंट्स अपने आप में सही हैं कि भाई प्रारंभिक सर्वेक्षण में हिमाचल प्रदेश में सतही यूरेनियम की मौजूदगी की पहचान हुई है और अब्रख बेल्ट में लिथियम संसाधनों के लिए संभावित भूगर्भीय क्षेत्र हैं, ये जितेंद्र सिंह ने कहा था और इस आधार पर ये दोनों ही सही। चलिए, लिथियम के बेल्ट कर्नाटक को अगर छोड़ दें तो और कहां कहां पर हैं? एक तो जम्मू कश्मीर में संभावना है भरपूर कि लिथियम का भंडार है, राजस्थान में संभावित है लिथियम भंडार, ठीक है। इधर आप देखेंगे झारखंड में, छत्तीसगढ़ में, मेघालय, नागालैंड, अरुणाचल, इन सब जगह पर लिथियम इन्वेस्टिगेट किया जा रहा है और संभावना है कि इन जगहों पर लिथियम के बड़े भंडार मिलेंगे। चलिए, और एक इंफॉर्मेशन यह है कि लिथियम भंडार के मामले में भारत दुनिया में अब 5वें नंबर पर है, 5वें नंबर पर। एक तो आपको पता है लिथियम ट्रायंगल कहां पर है, चिली, बोलीविया और अर्जेंटीना। तो लिथियम ट्रायंगल में सबसे ज्यादा पूरी दुनिया में अगर लिथियम का भंडार कहीं है तो लिथियम ट्रायंगल में 3 देश आते हैं, चिली, बोलीविया और अर्जेंटीना। इसमें सबसे ज्यादा बोलीविया के पास है 39 मीट्रिक टन, ठीक है, मिलियन टन। दूसरे नंबर पर है चिली, ठीक है। तीसरे नंबर पर, अब ये जो लिथियम ट्रायंगल है इसमें पोजीशन की हम बात कर रहे हैं तो एक नंबर पर बोलीविया, दूसरे नंबर पर चिली, अर्जेंटीना नहीं, अर्जेंटीना लास्ट नंबर पर है, ध्यान रखिएगा, यानी इंडिया के भी बाद 6ठे नंबर पर। तो बोलीविया, चिली और इसके बाद आ जाइए ऑस्ट्रेलिया 3 नंबर पर, चाइना 6.7 4 नंबर पर और 5 नंबर पर है अपना इंडिया।
6 नंबर पर फिर अर्जेंटीना। तो अब दुनिया में 5वें स्थान पर है इंडिया, जो लिथियम भंडार के मामले में। ये इंफॉर्मेशन भी आपको याद रखनी है। लिथियम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसे ग्रे गोल्ड के नाम से भी जाना जाता है। यह एक ऐसी प्रक्रिया द्वारा निर्मित होता है जिसमें नमक युक्त पानी को सतह पर पंप किया जाता है और तालाबों की एक श्रृंखला के माध्यम से वेपोराइजेशन किया जाता है। जो लिथियम का एक्सट्रैक्शन करते हैं, निकालते हैं, उसका प्रोसेस है। इसका उपयोग रिचार्जेबल बैटरी में किया जाता है। तो ये स्टेटमेंट तो आपको पता ही है कि इसका उपयोग रिचार्जेबल बैटरी में किया जाता है। इसे ग्रे गोल्ड नहीं बल्कि व्हाइट गोल्ड के नाम से भी कई बार जाना जाता है। क्यों जाना जाता है? क्योंकि ये ऐसी धातु है जिसकी सबसे ज्यादा डिमांड है दुनिया में, तो इसलिए इसको कई जगह सफेद सोना भी लिखते हैं, व्हाइट गोल्ड भी लिखते हैं। और ये प्रक्रिया बिल्कुल ठीक है कि नमक युक्त पानी को सतह पर पंप करके तालाब बनाया जाता है और सोलर इवेपोरेशन के जरिए लिथियम को एक्सट्रैक्ट किया जाता है। ये स्टेटमेंट भी ठीक है। तो स्टेटमेंट 2 और 3 ठीक है। चौथा कह रहा है भारत में लिथियम खनन स्थल नहीं है। ये गलत है। मैंने अभी अभी बताया कि कोरबा में ऑलरेडी एक ब्लॉक नीलाम हो चुका है और लिथियम का खनन हो रहा है। तो 2 और 3 सही हैं। इसका मतलब केवल 2 इसका सही उत्तर होगा, ऑप्शन बी। इस तरीके से लिथियम को एक्सट्रैक्ट किया जाता है। ठीक है, पॉन्ड्स बने रहते हैं, तालाब बना दिया जाता है, सोलर इवेपोरेशन वाष्पीकरण के जरिए एक्सट्रैक्ट किया जाता है और सलाइन वाटर इसमें पंप किया जाता है। ठीक है, तो ये पूरा प्रोसेस है। बांग्लादेश का सेंट मार्टिन द्वीप बीते दिनों चर्चा में आया। दरअसल बांग्लादेश के पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने कहा कि अगर उन्होंने बांग्लादेश का सेंट मार्टिन द्वीप अमेरिका को दे दिया होता तो वो सत्ता में बनी रहती। मतलब सीधे सीधे अमेरिका पर उन्हें हटाने के लिए जो साजिश रचने का आरोप है वो बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री ने लगाया। और किस वजह से? ये जो द्वीप है, आइलैंड है, ये है सेंट मार्टिन द्वीप। उन्होंने कहा कि बीते कई सालों से सेंट मार्टिन द्वीप हथियाने के लिए शेख हसीना की सरकार पर अमेरिका लगातार दबाव बना रहा था। तो हमें यहां समझना है सेंट मार्टिन द्वीप के बारे में। देखिए 3 स्क्वायर किलोमीटर का ये द्वीप है, छोटा सा, बिल्कुल छोटा सा। ठीक है, सेंट मार्टिन द्वीप बांग्लादेश के मेनलैंड से मात्र 9 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है और म्यांमार से मात्र 8 किलोमीटर की डिस्टेंस पे है। स्ट्रैटेजिक पोजीशन है, इसलिए उन्होंने आरोप लगाया कि भाई अमेरिका इसको हथियाना चाहता है। सेंट मार्टिन द्वीप आपको पता है ये बांग्लादेश का है। नाम इसका कैसे रखा गया? चटगांव के डिप्टी कमिश्नर के नाम पर इसका नाम रखा गया है। डिप्टी कमिश्नर थे, उनके नाम के आधार पर, मार्टिन नाम था उनका, तो इसको सेंट मार्टिन द्वीप कर दिया गया। ठीक है, तो इसकी पोजीशन को समझ लेना है। बांग्लादेश के मेन जो लैंड है उससे 9 किलोमीटर दक्षिण में। और यहीं पर मैंने आपको पीछे के एपिसोड में बताया था, यहां कॉक्स बाजार है, तो कॉक्स बाजार के दक्षिणी सिरे से लगा हुआ है। ठीक, चलिए बंगाल की खाड़ी क्षेत्र में सेंट मार्टिन द्वीप पारिस्थितिकी और भू राजनीति की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका में है, क्योंकि यह बांग्लादेश और म्यांमार की सीमा के मध्य अवस्थित है। मैंने अभी अभी बताया कि इसकी पोजीशन बांग्लादेश और म्यांमार से लगभग 8 से 9 किलोमीटर के डिस्टेंस पर है, दोनों के बीच है। म्यांमार का सितवे पोर्ट और भारत का कलादान मल्टी मॉडल सी रूट से यह सटा हुआ है। कलादान मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट के बारे में आपने सुना ही होगा और ये बहुत इंपॉर्टेंट रहा भी है, जो भारत में कलकत्ता पोर्ट को सी रूट से जोड़ता है म्यांमार के सितवे पोर्ट से। यहां पर सितवे पोर्ट है, तो 539 किलोमीटर का ये सी रूट है, समुद्री रूट है। और इसके बन जाने से इस पोर्ट से उस पोर्ट तक का डिस्टेंस करीब करीब 1300 किलोमीटर के आसपास कम हो गया है।
ठीक है, बन रहा है ये। उसके बाद ये मल्टी मोडल है, इसका मतलब कि इसमें सी रूट भी है, रिवर रूट भी है और रोड रूट भी है। 3 तरह के ट्रांसपोर्टेशन रूट हैं। तो पहला तो कोलकाता एयरपोर्ट नहीं, पोर्ट से, कोलकाता पोर्ट से सितवे पोर्ट तक ये सी रूट हो गया। यही कलादान रिवर है, तो कलादान रिवर से पलेटवा तक रिवर बोट के जरिए ट्रांसपोर्टेशन है इसमें, ठीक है, कलादान रिवर से ट्रांसपोर्टेशन। और यहां से पलेटवा से लेकर और मिजोरम तक ये रोड ट्रांसपोर्टेशन का है। ठीक, तो अब क्वेश्चन में ये कह रहा है आपसे कि म्यांमार का सितवे पोर्ट और भारत का कलादान मल्टी मॉडल सी रूट से सटा हुआ है। तो ये बात बिल्कुल ठीक है कि इसकी पोजीशन ऐसी है कि ये इस रूट से बिल्कुल सटा हुआ है। दूसरा, समुद्री कछुओं का प्रजनन स्थल है, ये बात भी बिल्कुल ठीक है। ये जो सेंट मार्टिन आइलैंड है ये समुद्री कछुओं का प्रजनन स्थल है। ठीक, तो ये स्टेटमेंट भी ठीक है। तो 2 और 3 ठीक है, पहला भी ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, सभी 3 इसका सही उत्तर है। चलिए, ब्राजील के साओ पाउलो राज्य में वोएपास एयरलाइन का एक विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। उसमें सवार सभी 62 लोग मारे गए। ये विमान दक्षिणी राज्य पराना के कास्केवेल से साओ पाउलो शहर के फलां हवाई अड्डे के लिए उड़ान भरा था। ये जानकारी आपके लिए कोई ज़रूरी नहीं है। ब्राज़ील की अगर बात करें तो दक्षिण अमेरिका में कंट्री है ब्राज़ील। और जब भी ब्राज़ील के बाउंड्री की बात करेंगे आपको ध्यान रखना है कि दक्षिण अमेरिकी देशों में चिली और इक्वाडोर को छोड़ दीजिए तो सबकी सीमाएं ब्राज़ील से लगती हैं। ब्राज़ील एक बहुत बड़ा कंट्री है। ब्राज़ील की अगर बात करें हम तो नॉर्थ से इसके विषुवत रेखा होकर गुजरती है और मकर रेखा भी गुजरती है दक्षिणी हिस्से से। तो ब्राज़ील दरअसल दोनों रेखाएं ब्राज़ील को कट करती हैं, मकर रेखा भी और विषुवत रेखा भी। ठीक है, और जैसा कि मैंने कहा कि अगर कंट्रीज की बात करें तो दक्षिण अमेरिकी देशों में सारी कंट्रीज, 2 कंट्रीज को छोड़कर, एक तो इक्वाडोर है यहां पर और चिली। ठीक है, इन दोनों को छोड़ दें तो बाकी सारी दक्षिण अमेरिकी देश जितने हैं सब ब्राज़ील से सीमा साझा करते हैं। देखिए कैसे कैसे। दक्षिण में अगर बात करें तो यहां कंट्री है उरुग्वे, ये है अर्जेंटीना, यहां है पराग्वे, ठीक। पश्चिम में अगर बात करेंगे तो कोलंबिया, पेरू, बोलीविया, ये बोलीविया है, ये पेरू है, ठीक है, और ये कोलंबिया। फिर उत्तर में वेनेजुएला, गुयाना, सूरीनाम और फ्रेंच गुयाना, ये है गुयाना, बीच में है सूरीनाम और फिर फ्रेंच गुयाना। तो वेनेजुएला, गुयाना, सूरीनाम और फ्रेंच गुयाना, इन तीनों को एक साथ याद रखिएगा। गुयाना और फ्रेंच गुयाना के बीच में है सूरीनाम। फिर वेनेजुएला तो है ही, तो उत्तर में वेनेजुएला, गुयाना, सूरीनाम और फ्रेंच गुयाना। पश्चिम में अगर बात करें कोलंबिया, पेरू, बोलीविया, फिर इधर पराग्वे और अर्जेंटीना और उरुग्वे। तो 2 कंट्रीज केवल रह गई, इक्वाडोर और चिली, जो इससे सीमा साझा नहीं करते। ठीक है, ब्राजील में उत्तर में देखेंगे तो गुयाना उच्च भूमि या गुयाना हाईलैंड,
यहां है ब्राजीलियन हाईलैंड, और माटो ग्रासो का पठार, जो कभी भी आपको नहीं भूलना है, माटो ग्रासो पठार। ये जो इलाका है ये घास का मैदान है जिसको बोलते हैं कंपोस्ट घास का मैदान। ठीक है। अमेज़न, आपको पता है कि अमेज़न का बेसिन है ये। ठीक है। ये है अमेज़न वन जिसको बोलते हैं, अमेज़न वर्षा वन को क्या बोलते हैं? सेल्वास। अमेज़न का डेल्टा भी यहां बना हुआ है उत्तर पूर्व में ब्राजील के। ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपको ब्राजील के बारे में जानकारी होनी चाहिए। क्वेश्चन देखिए, एक तरफ दिया गया है घास का मैदान, दूसरी तरफ क्षेत्र और तीसरी तरफ प्रकार। सवाना उत्तर मध्य अफ्रीका उष्णकटिबंधीय, वेल्ड मध्य उत्तरी अमेरिका शीतोष्ण, प्रेयरी दक्षिण मध्य अफ्रीका शीतोष्ण, पंपास दक्षिण अमेरिका उष्णकटिबंधीय। कह रहा है कितनी पंक्तियां सही सुमेलित हैं? केवल एक, केवल दो, सभी तीन या फिर सभी चार। ठीक है, केवल तीन या फिर सभी चार। तो इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है। ख्याल रखिए अपना, ठीक से पढ़ाई कीजिए। नमस्कार। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।